जी बिल्कुल, आई थिंक सिवाय एक दो मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है। और जो जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी के, जिस तरीके से ईरान के सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इसके हवाले से मेरी भी जो हमारा जो एम्बेसी है तेहरान में एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि इतना ओवरवेलमिंग पाकिस्तान के हक में इस वक्त सेंटिमेंट है कि शायद उसको जो सिफारती मरासला होता है या डिप्लोमेटिक केबल है या जो कॉमेंट्री है उसमें आप समो नहीं सकते। हर जगह कोई भी अगर एक पाकिस्तानी ईरानी को नज़र आता है तो वो स्पॉन्टेनियसली वो अक्रॉस द बोर्ड वो पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक गुडविल ईरान के अंदर भी और ओवरऑल दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान की एक नेकनामी साबित हुई है। बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली माजी में इंटरनेशनल अगर हेडलाइंस में रहे फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, एंड दिस इज अ रेयर ओकेजन फॉर राइट रीजंस हम इंटरनेशनल हेडलाइंस। कामरान, जो कुछ पाकिस्तान ने गेन किया डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, अब इसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है और अभी भी चैलेंजेस जो हैं वो कम नहीं हैं। ये पहला स्टेप था। जो हतमी जो चीज़ होगी वो कंक्लूजन ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा और पाकिस्तान को इसके अंदर एक रोल रहेगा। एज ए मीडिएटर पाकिस्तान ने साइन किए हैं। प्रोबेबली नो वन वुड हैव थॉट दैट। जब से आप देख रहे हैं मई 2025 से लेकर ऑनवर्ड्स देयर इज वन आफ्टर अनदर सक्सेस ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, और दिस वाज द सक्सेस जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान स्टेज तक जा सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ से सारी जंग का आगाज़ हुआ, जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप सदर जो हैं उनकी आपने स्टेटमेंट जो प्ले की उसके अंदर कह रहे यू विल नेवर हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन अगर ये मुआहिदा ना होता तो। मतलब द एंटायर थिंग वाज बॉइल्ड डाउन टू दिस सिंगल पॉइंट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि इन अ वे एक न्यूक्लियर उसके पास एक जो ऑप्शन आ गई, विदाउट हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास इससे बड़ी कोई चॉइस नहीं हो सकती। तो उसके हाथ में जिस तरीके से और जिस इफेक्टिवली ईरान ने इसको उसका इस्तेमाल किया। कमिंग टू द मेन पॉइंट जो अब है इसमें, पहला एक पॉइंट तो हो गया जी कि एन एंड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑल फ्रंट्स, जिसके अंदर एक हिकअप भी आया लेबनान और इसराइल वाला, और गलबन उसके ऊपर जैसे भी आप बता रहे जो अब खबरें आने कि उसमें भी एक इत्तेफाक हो गया, फिर इत्तेफाक हो गया। बट इसराइल की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि कभी भी अमन नहीं चाहता, इसराइल कभी भी नहीं चाहता था कि जंग बंद हो। ये इवन के एमओयू के हक में भी नहीं था। अब दूसरा जो पॉइंट है इस एमओयू का कि नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो एसेंशियली इट इज अमेरिका जो कि इंटरफेयर कर रहा था ईरान के अफेयर्स के अंदर। इसके ऊपर किस हद तक प्रोग्रेस है? नहीं देखें, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से है। और ये एक तरह से कह लें कि ईरान की जो सॉवरेंटी है उसको एक्सेप्ट किया गया है। एंड आई थिंक ओवरऑल जो एक एनालिसिस है, अगर ये 14 नुकात देखें तो आई थिंक सिर्फ दो ऐसी नुक्ते हैं जिसके ऊपर अमेरिका को कंसेशन दी गई है। फ़र्ज़ करेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करना है, अब उसके अंदर भी ये कैच है कि ईरान तो ये कहता है कि ये 60 दिनों के लिए ये फ्री ऑफ चार्ज या जो सर्विस फ़ी की वो बात करते हैं। उसके बाद इस एमओयू के अंदर ये बात है कि वो ओमान के साथ मिलकर वाइल रिमेनिंग विद इन द इंटरनेशनल जो लॉ है उसको सामने रखते हुए एक नया जो प्रोटोकॉल है वो तय करेंगे। लेकिन इन 60 दिनों के अंदर जो पहले वाली जो सूरत हाल है उसी के तहत उसको ऑपरेट करेंगे। दूसरा जो उसमें अमेरिका के लिए अगर कंसेशन है तो अब उसमें कोई नई बात भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ईरान तो पहले भी कहता था कि हम कोई जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो इसमें रीइटरेट किया गया है। और फिर दैट वाज द होल पॉइंट दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को कर रही है। और उसमें जो एक एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसके बारे में भी कहा गया है कि कहीं जो ईरान का भी मौक़िफ़ है और इसके अंदर के वहीं पे ये डाइल्यूट किया जाएगा विद इन जो, अच्छा इसको डाइल्यूट किया जाएगा और टू द पॉइंट जहां से आप आईएई के जो इंस्पेक्टर्स की जेर निगरानी। लेकिन ये डाइल्यूशन का उसका कुछ है कि किस हद तक, क्योंकि 90% आपको नहीं, अभी 60% है, 90% आपको वेपन के लिए चाहिए होता है। लेकिन ये तमाम ये जो न्यूक्लियर वाला इशू है, ये जो मुज़ाकरात अब होने हैं 60 दिनों के अंदर, उसमें ये तय किया जाएगा। अदर देन दैट बाकी अगर आप इसमें 12 पॉइंट्स देखें तो वो क्लियरली तमाम जो अपेरेंटली मुतालबात हैं ईरान के माने गए हैं। वो बेशक जो सॉवरेंटी की आपने बात की, लेबनान का आपने जिक्र कर लिया, फिर उनके ऊपर जितनी जो सैंक्शंस हैं प्राइमरी सेकेंडरी हर तरह की, अगर फाइनल मुआहदा हो जाता है वो रिमूव हो जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये इवन कि जब पहले खबरें आना शुरू हुई, स्पेकुलेशन थी कि कोई $300 बिलियन का एक रिकंस्ट्रक्शन फंड जो है वो कायम किया जाएगा जो नुकसानात हुए हैं ईरान के। और ये तो उसको ये लगा कि ये बिल्कुल ये तो मैंने भी ये सोचा कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये हमें ही शायद ये प्रोपेगेंडा है, बट दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन दैट अग्रीमेंट। फिर बाकी भी जो कंसेशन, इसकी कुछ डिटेल्स फर्दर है
कि किस हद तक ये कैसे पेमेंट होगी, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि अमेरिका डायरेक्टली इस पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। डू यू हैव सम इनिशियल डिटेल्स कि इसका कोई ब्रेकअप हो? देखें, जो इसमें जो बात हो रही है, इसका जो उन्होंने कहा है ना कि अगर आप उसको देखें भी कि ये बुनियादी तौर पर कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये इस तरह का एक फंड बनाएगा। अब उस इत्तेहादी कौन है? ये गल्फ के जो कंट्रीज हैं कि वो इसमें पैसा डालेंगे। अब इसमें की क्वेश्चन है कि $300 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये है कि ये उस सूरत में है कि जब कंप्लाई करेगा ईरान, लेट्स से कि अमेरिका के मुताबिक या बाकी जो रीजन के ममालिक हैं उनके को सामने रखते हुए। बट हैविंग सेड दैट, इवन ऑन पेपर जो ईरान अगर इस हद तक भी अपने मुतालबात बनवाने में कामयाब रहा है, तो डिप्लोमेसी के मैदान में भी उन्होंने काफी इसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन उससे सवाल भी हुआ था डोनाल्ड ट्रंप से, किसी सियाने ने 2020 में कहा था कि वो जंग हार जाते हैं लेकिन मुज़ाकरात में जीत जाते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट एक जो बात है उसमें आई थिंक इस मौजू ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बज़ाहिर तो एक इत्तफाक़ राय पैदा किया इन इशूज़ के ऊपर, लेकिन अमेरिका और इसराइल के जो रिलेशनशिप है उसमें आपको एक बहुत बड़ी इस वक्त दरार नज़र आती है। आपने शायद ही कभी देखा होगा कि जो अमरीकी हुकाम है इस तरीके से पब्लिकली इसराइल को क्रिटिसाइज करें, और ऑन दी अदर हैंड जो इसराइल है वो भी खुलकर और उनके कई जो मिनिस्टर्स हैं वो तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को निशाना बना रहे हैं, खास करके उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हार्ड लाइनर बेन गोईर। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है पूरी दुनिया में उसको कंडेम किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें लेबनान को बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए। अगर उनकी जो हमारे उन्होंने फौजी मारे हैं और हमारी जो माओं को दुख अगर चंद को पहुंचाया, तो हमें हज़ारों की तादाद में ये तकलीफ जो है लेबनान की जो माएँ हैं उनको पहुंचाना चाहिए। इस पर तनकीद की जा रही है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो अमरीका है और अमरीका की जो क़यादत है, खास करके JD वैंस ने जो तनकीद हो रही है इस डील को लेकर के इसराइल में जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है, ये शायद आपको बहुत कम अमेरिका की तारीख में नजर आता होगा कि इतनी सीनियर लेवल की लीडरशिप इस तरीके से इसराइल को वो आईना दिखा रही है। आइए सुनते हैं कि JD वैंस ने किस तरीके से इस डील का दिफा किया और इसराइल में जो तनकीद हो रही है अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर, कैसे उनको जवाब दिया उन्होंने। JD वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आईना दिखा रहे थे इसराइल को कि पिछले 3 महीनों में जो 2/3 अमरीकी जो हथियार इसराइल ने अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किए वो अमरीकी हथियार थे, वो अमरीकी टैक्स पेयर्स मनी से हथियार बनाए गए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो रियलिटी है इसका अदराक जो है वो इसराइल को होना चाहिए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट हिस्ट्री। हमने ऐसा कभी नहीं देखा इसराइल और अमरीका के दरमियान इस तरीके से जो ताल्लुकात में तल्खी आई हो। JD वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आईना दिखा रहे थे इसराइल को कि पिछले 3 महीनों में जो 2/3 अमरीकी जो हथियार इसराइल ने अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किए वो अमरीकी हथियार थे, वो अमरीकी टैक्स पेयर्स मनी से हथियार बनाए गए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो रियलिटी है इसका अदराक जो है वो इसराइल को होना चाहिए। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट हिस्ट्री। हमने ऐसा कभी नहीं देखा इसराइल और अमेरिका के दरमियान इस तरीके से जो ताल्लुकात में तल्खी आई हो।